Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो आज से बेसिकली अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक विद इन दी कोर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड द टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास इज गोना बी बेस थ्योरम। यार एक चीज ध्यान देना, मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी को 3 सेगमेंट में बांटा हुआ था। पहला जो सेगमेंट था वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। दूसरा जो सेगमेंट था जिसपे मैं डिस्कशन कर रहा हूं अभी कोर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स, और तीसरा जो सेगमेंट था वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का था। तो ध्यान देंगे सेकंड सेगमेंट विच इज नथिंग बट द कोर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स के अंदर यूजुअली 30 से 40% नंबर ऑफ टाइम्स जो है प्रॉब्लम केवल कहां से आता है, बेस थ्योरम से आता है। सो आई कैन से द बेस थ्योरम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग फ्यू ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आज ध्यान देंगे बेस थ्योरम को मैं बेसिकली कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो जैसा कि मैंने देखा है कि जब अगर मेरे किसी एक टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है मैं उसको ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप सब में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आप वही टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड पे एनालिसिस करें जहां आपको लगता है कि द टॉपिक इज गोना बी द इंपॉर्टेंट वन। तो ध्यान देंगे एज फार एज द base theorem is concerned, I consider this topic as one of the very important topic inside the core probability based problem segment। तो यार बेस थ्योरम को मैं बेसिकली 3 पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूं। तो बेस थ्योरम का मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज व्हाई the explanation has been taken in terms of theoretical understanding. So I'll be try to build the understanding based on the base theorem. Once this part is done, straight away I'll go to the practice problem. मैंने कुछ 3 practice problems पिक किए हैं जो 3 अलग-अलग एंगल्स को क्या करते हैं, enlighten करते हैं। So मैंने 3 अलग-अलग वेराइटीज से मैंने क्या किया है, बेस थ्योरम में आपने जो थ्योरी समझी है मेरे से उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या लिया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिया है। और जैसे ये सेगमेंट खत्म होता है, गेट के प्रीवियस ईयर में देखेंगे वेरी गुड अमाउंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम हैव कम इन बेस थ्योरम। उसमें से कुछ सिलेक्टिव 4 या 5 प्रॉब्लम मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस। सो आई एम नॉट श्योर कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो होगा एक पार्ट में कवर होगा या 2 पार्ट में कवर होगा। अगर लेंथ बड़ा होगा सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द बेस थ्योरम आल्सो। बट ठीक है, बेस थ्योरम पे जो भी वीडियोस आएंगे बेसिकली आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओवर दिस 3 डिफरेंट पॉइंट। द फर्स्ट इज थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग, द सेकंड इज गोना बी द प्रैक्टिस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इट विल बी अराउंड 3, एंड देयर आफ्टर द गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो एक चीज ध्यान देना, अब मैं सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को। theoretical understanding obviously of the base theorem। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहला पार्ट जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो होगा पार्टीशन। किसका? इवेंट्स का। पार्टीशनिंग ऑफ इवेंट्स। दूसरा बात करूंगा मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की यार कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है, बट केवल मेरे साथ बने रहे, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। तो मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी भी जो प्रॉब्लम आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, डिकोड करके उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को क्या करना है, एक्सियोमेटिकली या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। और वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं आपका थ्योरेटिकल जो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट इन बेस। मैंने देखा है कि बेस में बच्चा कंफ्यूज होता है उस पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग इनटू टेक द ग्रेट डिटेल्स। सो फर्स्ट we'll be talking about the partitioning of the event and thereafter we'll talk about the total probability theorem। ठीक, चलिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक सैंपल स्पेस S लिया है। तो आप ध्यान देंगे कभी भी प्रॉब्लम अगर आपके बेस थ्योरम का होगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा प्रॉब्लम का वो मैं देखने जा रहा हूं। इफ यू हैव अ सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस S has been covered or fetched by the different kinds of event। Let's take this is what my first event E1, let's take this is what my second event E2, E3, E4, E5, E6, En-1, and let's take En।
सो मैंने ये देखा कि मेरे पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को मेरे अलग अलग n नंबर ऑफ इवेंट्स ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। और इस इवेंट की एक खासियत भी है, उसको मैं मैथमेटिकली लिस्ट डाउन करने की कोशिश करूंगा। शायद आपने एक चीज ध्यान दिया, जो E1 था, E2 था, एंटिल En, ये सब के सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का मतलब जितने भी इवेंट हैं इसमें से कोई भी एक अकेला एलिमेंट नहीं है जो E1 का पार्ट हो और E2 का पार्ट हो, या फिर E2 का पार्ट हो और E3 का पार्ट हो, या फिर अगर वेन डायग्राम में देखें सो देयर इज नो कॉमन एरिया बिटवीन आइदर ऑफ द इवेंट। ध्यान देना, आज के बाद से अगर कभी भी आपका प्रॉब्लम किससे बेस्ड होगा, बेस थ्योरम से बेस्ड होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होंगे, कुछ n नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे जो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये देख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2, बाय द वे E1 और E2 क्या है, सेट है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इनके बीच में कोई भी एक कॉमन इवेंट नहीं होना चाहिए, और आई कैन से द इंटरसेक्शन बिटवीन E1 एंड E2 इज अ नल सेट। सिमिलरली इट्स आल्सो ट्रू फॉर E3। दैट मीन्स आप किसी भी इवेंट का एक कॉम्बिनेशन ले लें, E1 का E2 के साथ ले लिया, E1 का E3 के साथ ले लिया, E2 का E3 के साथ ले लिया, इनके बीच में कोई भी एक कॉमन इवेंट नहीं है। अगर कॉमन इवेंट नहीं है सो वन थिंग इज क्वाइट श्योर, दे आर गोना बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कभी भी बेस थ्योरम का प्रॉब्लम होगा तो आपके जो इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, E1 E2 E3 टिल En, अगर आप इस सब का यूनियन करेंगे तो आप क्या कर पा रहे हैं, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर पा रहे हैं। इसका मतलब आई कैन से वन थिंग, वंस यू टेक अ यूनियन बिटवीन E1 E2 E3 ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इवेंट, देन इट इज कवरिंग योर कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि आपके जो इवेंट्स है ना, E1 E2 E3 En, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो थे ही, वो क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। सो आई कैन से दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब E1 E2 टिल En ने पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को क्या किया, यूज किया या एग्जॉस्ट किया है। तो ध्यान देंगे आपके जो इवेंट्स होने चाहिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए अगर आप बेस से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। दूसरा, ये पूरे के पूरे इवेंट मिलके क्या करने चाहिए, आपके सैंपल स्पेस को कवर करने चाहिए, दैट मींस दे हैव टू बी म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट। थर्ड किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, मे बी E1 E2 E3 और इन जनरल En, या फिर मैं ये बोल सकता हूं EK, वेयर K is from 1 to n, it should not be equals to of 0। ऑब्वियसली एक से ऊपर या एक तो नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी। तो यार एक चीज ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो अगर आप कभी भी बेस थ्योरम के प्रॉब्लम से इनकाउंटर करेंगे तो यू विल हैव 3 4 5 6 डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम नंबर ऑफ इवेंट। सो इन जनरल आई हैव टेकन यू विल हैव द n नंबर ऑफ इवेंट, दे हैड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वी कैन सी इन वेन डायग्राम दे विल नॉट हैव एनी कॉमन एरिया। जैसे E1 और E2 के बीच का कोई कॉमन एरिया नहीं है, E3 E2 के बीच का कोई कॉमन एरिया नहीं है, E3 E4 के बीच का कोई कॉमन एरिया नहीं है। That means I can say the intersection between the either of the two event, either you take E1 E2, either you take E1 E3, either you take E2 E5, they will be a mutually exclusive event. If it is so, कायदे से अगर E1 और E2 का आपने दो सेट माना है तो इनके बीच का कोई भी कॉमन सेट नहीं होगा, that means the element will be a null element. At the same time, the E2 E3 provided you can take many number of options. पहली चीज। दूसरा, आपके जितने भी इवेंट हैं अगर आप उन सब का क्या करते हो, सम अप करते हो, या फिर क्या करते हो, उन सब को स्टैक करके यूनियन निकालते हैं, तो आपको ये पता चलेगा आपके पूरे के पूरे सैंपल स्पेस कवर हो चुके हैं। इसका मतलब आपके जितने भी इवेंट्स थे वो मिला के क्या है, म्यूचुअली क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। इसका मतलब वो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट को कवर करते हैं या एग्जॉस्ट करते हैं। साथ में जितने भी आपके इवेंट्स थे उनकी अगर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, द नन ऑफ द इवेंट विल हैव द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड बाय डिफॉल्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इट हैज टू बी लेसर देन 1, बट यस दिस वुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑफ 0। तो ये हुआ आपका पार्टीशनिंग ऑफ द इवेंट का पार्ट। ये अब मैं बात कर रहा हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बेस्ड एक अंडरस्टैंडिंग की। अब बाय द वे आपने क्या किया है, एक इवेंट ए लिया है, ये कुछ इस टाइप का इवेंट है, ये ध्यान देना, ये जो आपने रेड पेन से मार्क किया ये क्या है, इवेंट ए है। इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैंने मार्क किया है P ऑफ ए,
सो पी ऑफ ए होगा क्या, ध्यान देना, पी ऑफ ए को अगर आप क्या करें, छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे पार्टीशन में बांटने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अगर मैं इस पार्टीशन के बारे में बात करूं तो ये क्या है, इट्स नथिंग बट द इंटरसेक्शन बिटवीन इवेंट ए एंड इवेंट ई। तो केवल अगर मैं इस सेगमेंट के बारे में बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, ए का एक स्मॉल एरिया निकाला है जो क्या है E1 और ए दोनों में कॉमन है। तो पी ऑफ ए को क्या लिख सकता हूं मैं, पी ऑफ ए को मैं लिख सकता हूं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ E1 प्लस, ठीक है। बाय द वे आप इस एरिया के बारे में अगर इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक इंटरसेक्टेड एरिया है किसके बीच में, इवेंट E2 और इवेंट ए के बीच में। सो दिस कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस, इवन आप ले सकते हैं, सॉरी आई कैन यूज द नेक्स्ट कलर, ये जो एरिया है ये क्या है, इंटरसेक्टेड एरिया या कॉमन एरिया है किसके बीच में, इवेंट E3 और ए के बीच में। सो इवन वी कैन राइट दिस एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल एरियाज का सम अप करते जाएंगे, सो एट लास्ट यू लैंड अप अ सिचुएशन दैट द कंप्लीट एरिया ऑफ ए इटसेल्फ हैज बीन कवर्ड। सो अगर आप इन सब इंटरसेक्टेड एरियाज को अगर एड अप करते जाएं टिल द nth event, definitely you will be reaching to the probability of the event A itself। और इसी को ही बोला जाता है क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक। यार टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब भी नहीं, ये नहीं है भाई, ई का छोटा सा पोर्शन E1 पे लाई करता है, E2 पे लाई करता है, E3 पे लाई करता है, टिल En तक लाई करता है। तो आप क्या करें, इन टोटैलिटी यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ A एंड E1 टुगेदर टिल A एंड En टुगेदर, at last you will be getting the probability for the occurrence of event A itself। is that part clear? अब मैं इसको थोड़ा सा डिपेंडेंट का केस बना सकता हूं, P of A is equals to of, मैंने पहले पढ़ा हुआ है P of A इंटरसेक्शन E1 को क्या लिखा जा सकता है, this could have been P of E1 into P of A by E1 प्लस इसको लिखा जा सकता है P of E2 P of A by E2, सिमिलरली P of, चलो इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूं मैं, सीधे खाली यहां पहुंच रहा हूं, इसको ना भी P of En डॉट P of A by En, या फिर P of A को मैं लिख सकता हूं, इट्स गोना बी डिस्क्रीट सम ऑफ P of EK into P of A by EK, where the K moves from 1 till the nth number of event, nth number of event। तो कायदे से कल के दिन अगर A के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हुई, so you can use this formula or you can use this understanding where the P of A is gonna be the discrete sum of P of EK dot P of A by EK, where the K moves from first event till the nth event। nth event क्या होगा, किसी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इवेंट अगर n है, सॉरी 2 है तो इट विल गो टू 2, 3 है तो कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, एंड दैट इज गोना बी योर P of A इज ऑल अबाउट, अग्री। अब ध्यान देना, कल के दिन आपको जरूरत पड़ गई P of, अभी तक आपने क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EK, और कल के दिन जरूरत पड़ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ EK बाई A, EK बाई A कैसे लिख सकते हैं इसको, इट विल बी क्वाइट सिंपल, इट विल बी P ऑफ A एंड हियर इट्स गोना बी P ऑफ EK इंटरसेक्शन ऑफ A, ठीक है। और P ऑफ EK इंटरसेक्शन A तो मुझे पहले ही पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखा हुआ है P ऑफ EK इंटरसेक्शन A को मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, P ऑफ EK इंटू P ऑफ A बाई EK डिवाइडेड बाई ऑफ P ऑफ A, एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, चाहो तो मैं अलग से लिख सकता हूं, यहां लिख सकते हैं P ऑफ EK by A is equals to of P of EK, P of A by EK
डिवाइडेड बाई ऑफ पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए कहां से निकलेगा मेरे भाई, पी ऑफ ए यहां से निकलेगा, दिस विल बी योर पी ऑफ ए, एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ बेस थ्योरम, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ बेस थ्योरम। ठीक है, तो आपने कुछ चीजें देखी पहले सेगमेंट में, मैंने इस सेगमेंट में किसके बारे में बात किया, पार्टीशनिंग के बारे में, ये था आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और यहां बेसिकली मैंने क्या किया है, आउटकम ऑफ द बेस को लिस्ट डाउन किया है। ये एनीवेज एक चीज ध्यान देना, ये डिपेंडेंट इवेंट का प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ पी ऑफ ए बाई E1, व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ पी ऑफ ए बाई EN, व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ पी ऑफ लाइक या पी ऑफ ई के डिवाइड बाय ऑफ ए। ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ है कि कभी भी किसी भी केस में इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of x by y, what is the basic feeling of it? That's nothing but the probability for the occurrence of event x when event y is already occurred। तो कभी भी अगर आपको क्या दिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक्स बाई वाई का अगर क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे यहां क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई के, जैसे यहां क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। अगर मैं इसको इन जनरल लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई, दैट मींस मैं सर्च कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट एक्स। किसकी प्रोबेबिलिटी सर्च कर रहे हैं आप, एक्स की, लेकिन आपको एक क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन है जब ऑलरेडी वाई ऑकर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का केस है जहां x डिपेंड करता है किस पे, y पे। आई विल रिपीट इट अगेन, इट्स नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट x व्हेन द इवेंट y इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो अगर यहां देखना चाहें तो p ऑफ a इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट a व्हेन द E1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ E2 and probability of the occurrence of event A when the event E2 is already occurred. Similarly, plus probability of the occurrence of En into probability of the occurrence of event A when the En is already occurred. तो ये थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया इस प्रॉब्लम के लिए रिगार्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा आप इसको प्रॉपरली लिस्ट डाउन करेंगे। मैं कुछ क्या कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स ले रहा हूं। मैंने प्रॉब्लम्स जो पिक किए हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मैं केवल 12th के CBSE बोर्ड से प्रॉब्लम पिक किए हैं। रीजन भी बता रहा हूं क्योंकि वहां प्रॉब्लम भले अपन 12th में कितना डिटेल में बेस को पढ़े हैं दैट आई डू नॉट नो, लेकिन वहां प्रॉब्लम वाकई में अच्छे डिजाइन है। अगर वहां से आप 3-4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम उठा के अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर आपका एक फेयर आइडिया होगा, कल के दिन गेट के किसी भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बाद मैं खुद भी क्या करने जा रहा हूं, गेट के कुछ प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रबिंग इट आउट। तो चलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो 3 ले रहा हूं उससे पहले थोड़ा सा अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से E1, E2 और E3 टिल En ने अपन ने क्या किया, डिस्कशन किया, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने क्या किया, ब्रीफ डिस्कशन किया कि दे हैड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे हैड टू बी व्हाट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एंड एट द सेम टाइम नन ऑफ द इवेंट हैज टू हैव द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ऑफ 0। तो किस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाय द वे एक प्रॉब्लम हो सकता था रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई, और बाय द वे भाई ने क्या किया, रोलिंग अ डाई के बाद एक इवेंट ले लिया है E1 इज इक्वल्स टू 1 और E2 इज इक्वल्स टू कितना ले लिया है, बाय द वे 2, 3, 4 और E3 इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है, 5 and 6। तब मुझे ये देखना है कि ये जो 3 इवेंट है E1, E2 और E3 ये बेस की बेसिक रिक्वायरमेंट को या पार्टीशनिंग ऑफ द इवेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, सबसे पहली बात तो अगर आपने क्या किया, डाइस को रोल किया, तो आपका सैंपल स्पेस जो होगा वो होने जा रहा है, इट विल हैव द 6 नंबर ऑफ इवेंट। मैंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये बोली थी कि जितने भी इवेंट E1, E2, E3 टिल En होंगे, यहां En की वैल्यू तो पहली बात ध्यान रखना कितने हैं, 3 इवेंट है, कितना है यहां पर 3। जितने भी इवेंट होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। देख भी सकते हैं ये E1, E2 से क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आप E1 और E2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन एलिमेंट है। E2 और E3 का जो क्या है फिर से इवेंट है वो आपस में क्या है, बिल्कुल एक क्या है, यहां पर ध्यान देना, ये इंटरसेक्शन इसका क्या होने जा रहा है, नल होने जा रहा है। एंड सिमिलरली E1 और E3 एज अ सेट अगर आप इसको क्या करें, रिफर करें, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन इवेंट नहीं है। तो एक चीज तो समझ में आता है कि अगर इसका बेसिक डिमांड अगर आप पहला फुलफिल करना चाहें तो E1, E2, E3 ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब E1 E2 के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, E2 E3 के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, और E1 और E3 के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। दूसरा, अगर आप E1 E2 और E3 इन सब का यूनियन करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप E1 E2 और E3 का यूनियन करेंगे तो आपके हाथ में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 इटसेल्फ, विच इज इक्वल्स टू ऑफ योर सैंपल स्पेस सेट। ये भी ओके है। नेक्स्ट, अगर आप इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लाइक P ऑफ E1 क्या होगा भाई? आउट ऑफ 6 ओनली 1 इवेंट इज माय फेवरेबल इवेंट, सो इट्स गोना बी 1/6। P of E2, how many number of favorable event we have got? 3 out of 6, so it's gonna be 3 divided by 6, that's a 1/2. Similarly, probability of E3, which is equals to of 2 number of favorable event out of 6 number of favorable event, that's gonna be 2/6, or straight I can write this as 1/3. Is gonna be 1/3. तो यार एक चीज तो यहां से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो E1 E2 और E3 ये जो तीन आपके पास क्या है इवेंट है, वो रेडी है सर्व करने के लिए आपको कौन से फीचर को? बेस के फीचर को। बट एनीवेज मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके ही ज्यादा अच्छे से इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊंगा, लेकिन यहां से आपको समझ में आया होगा कि कायदे से E1 E2 और E3 आर रेडी टू मेक योर बेस थ्योरम। ओके हाँ, लेकिन अगर बाय द वे E3 में अगर 6 गायब होता तब कायदे से आप क्या कर पाते? ये तो कर पाते कि E1 E2 और E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन E1 E2 और E3 का यूनियन जो होता वो सैंपल स्पेस नहीं होता। दैट मींस E1 E2 एंड E3 दे आर नॉट द म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। उस केस में इस प्रॉब्लम को मैं बेस के लिए यूज नहीं करता। इज दैट पार्ट क्लियर? तो बेस के लिए ध्यान रखना, आप जितने भी इवेंट होंगे, यहाँ 3 इवेंट है, दे हैड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, दे हैड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसका मतलब कुछ ऐसा भी है, और साथ में इनकी सब की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। कल के दिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता था लाइक 1 या दिस वन, प्रॉब्लम फिर से ये नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्यों? क्योंकि आपने एक चीज ध्यान दिया, E1 E2 और E3 का यूनियन करेंगे तब अभी भी क्या आएगा? आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस आएगा। लेकिन जब E2 और E3 का जब आप क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे, तब आपका रिजल्ट जो है वो एक नल सेट नहीं है। इसके बीच में 4 और 4 कॉमन है। फिर से आप इस प्रॉब्लम को, इस पैटर्न के इवेंट्स को यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? बेस थ्योरम के लिए। बट एनीवेज चलिए एक फेयर सा आइडिया आ गया होगा कि इवेंट को अपन सेट कैसे करेंगे। तो कुछ अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके इसको अपन क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।